नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारे इस खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुनिया की हर बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, वो खबरें जिन्होंने पूरे हफ्ते दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। खबर का हर पहलू, हर विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी घराने की, जिसकी झोली में अब PIA भी आ गई है। पाकिस्तानी सेना का इससे क्या कनेक्शन है, हम आपको बताएंगे कि कैसे PIA अब पाकिस्तान सरकार के हाथों से निकलकर असीम मुनीर के हाथों में आ गई है। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान ने किससे हथियारों की सबसे बड़ी डील की है, ऐसी डील जिससे मासूमों का खून बहेगा। कैसे इस डील से पाकिस्तान घिर गया है, मौत का सामान, फंस गया पाकिस्तान, इस पर हम आपको बताएंगे पूरी खबर। इसके अलावा बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर से पहले ज़ेलेंस्की ट्रंप से क्यों मिलने जा रहे हैं, शांति की चर्चा के बीच यूक्रेन में धमाके क्यों गूंज रहे हैं, और इसके अलावा भी दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां सरकार किसी की हो, सत्ता किसी की भी हो, असली पावर सेना के पास ही होती है। पाकिस्तानी सेना के लिए कहा जाता है कि यह दुनिया की इकलौती सेना है जिसके पास अपना एक देश है। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना दुनिया की इकलौती सेना है जो कॉर्नफ्लेक्स से लेकर हाउसिंग सोसाइटी भी बनाती है। अब इसमें एक और कारोबार जुड़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने बैकडोर से PIA पर भी कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान में यह कोई छिपा राज नहीं है, जो सेना चाहती है वही होता है। यह एक बार फिर से साबित हो गया है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल को आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में PIA को खरीद लिया है। लेकिन सेना का खेल इसके बाद शुरू हुआ। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के उसके कंसोर्टियम में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आरिफ हबीब ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस की निजीकरण प्रक्रिया के लिए हुई नीलामी में 135 अरब रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। बिडिंग से ठीक 2 दिन पहले फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने बतौर बिडर खुद को अलग कर लिया था, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद साफ है कि असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने सरकार की उम्मीद से ज्यादा बोली लगाई। आपको बता दें कि PIA को IMF के शर्तों के कारण बेचा गया है। अब अगर सेना इसमें सीधे हिस्सा लेती है तो गलत संदेश जाता, क्योंकि नीलामी की शर्तों के अनुसार प्राइवेट कंपनी ही हिस्सेदारी खरीद सकती थी। पाकिस्तान में सेना के पास सबसे बड़ा कारोबार है। 2007 में पाकिस्तानी सेना के बिजनेस वेंचर की कुल कीमत 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और अब इसे 40 से 100 बिलियन डॉलर के आसपास माना जा रहा है। इनमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में फैले डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना के कारोबार में फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन जैसे संस्थानों की अहम भूमिका है। आपको बता दें कि फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसे पाकिस्तान की सेना द्वारा चलाया जाता है। ये पाकिस्तान के कुल सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान देता है और देश की सबसे अमीर संस्थाओं में से एक है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ये भी पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित संस्था है। बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट में इस ट्रस्ट का बड़ा कारोबार है। शाहीन फाउंडेशन ये पाकिस्तान वायुसेना द्वारा संचालित एक संस्था है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में काम करती है। बहरिया फाउंडेशन ये पाकिस्तान नौसेना यानी कि नेवी द्वारा संचालित व्यापारिक संस्था है। बंदरगाह प्रबंधन, रियल एस्टेट में इसका बड़ा कारोबार है, यानी पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के हर क्षेत्र में मौजूद है। दैनिक इस्तेमाल से लेकर बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटी तक इनका कारोबार फैला हुआ है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना का कारोबार कहां फैला हुआ है। आपको यह भी बताते हैं कि सीमेंट, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, शिपिंग पर पाकिस्तानी सेना की मजबूत पकड़ है और PIA के बाद नागरिक विमान में भी पाकिस्तानी सेना ही सबसे बड़ी खिलाड़ी होगी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो लगातार जो स्थितियां है वो कहां पर उनकी फंडिंग है और किस तरह से कहां पर उनका कब्जा है।
ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि पाकिस्तान की जो स्थितियां रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के बाद आपको बलूचिस्तान लिया चलते हैं। बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज हो गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 2 अलग अलग इलाकों में पाक सेना पर हमला किया है और यह हमला ओरमारा और सुराब इलाके में हुआ। बीएलए का दावा है कि हमले में पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए हैं। बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर गोमरम बलूच ने कहा है कि सुराब बाजार में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर और पुलिस की संयुक्त चौकी पर बीएलए लड़ाकों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए और 3 घायल हो गए। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लड़ाकों ने उसी दिन ओरमारा के बसोल इलाके में एक पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप पर भी हमला किया। बीएलएफ की एक स्नाइपर टीम ने शुरू में छावनी की सिक्योरिटी पोस्ट पर तैनात एक पाकिस्तानी सैनिक को गोली मारी। फिर कुछ मिनट बाद दूसरी टीम ने ग्रेनेड और भारी हथियारों से हमला किया। ग्रुप ने दावा किया कि 3 और जवान मारे गए हैं जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। बीएलएफ के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में मशीन गन से फायरिंग की और मोर्टार से हमला किया। इस हमले में बीएलएफ और लड़ाकों को कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने भी दावा किया है कि प्रांत के कच्ची जिले में पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग तेज हो गई है। ऐसे में बीएलएफ के लड़ाकों ने पाक सेना पर हमला किया है और सुराब इलाके में पाक सेना पर अटैक, पाकिस्तान फ्रंटियर कोर और पाक पुलिस पर हमले हुए हैं। पहला हमला सुराब में हुआ है जहां 2 जवान मारे गए। दूसरा हमला ओरमारा में सैनिकों के शिविर पर हुआ है। बीएलएफ का दावा है कि हमले में 6 पाक सैनिकों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। 23 दिसंबर बीएलएफ कोलवा के कनीची इलाके में भी ये हमले देखे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमले किस तरह से किए जा रहे हैं। बीएलएफ के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही है। अब आपको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में बताते हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला संगठन बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे पुराना विद्रोही ग्रुप बीएलए पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आया। बीएलए बलूचिस्तान को स्वतंत्र प्रांत मानता है। बीएलए का दावा है कि 1947 में पाक ने जबरदस्ती अपने साथ मिलाया। बलूच लड़ाके चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट से भी नाराज है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग अभी नहीं उठी है। एक नजर डालते हैं बलूचिस्तान में आजादी के लिए कब कब विरोध हुआ। सबसे पहला विरोध 1948 से 1950 के बीच देखा गया। इसके बाद दूसरा विरोध जो हुआ वो 1958 से 1960 के बीच देखा गया। तीसरा 1962 से 1963 में, वहीं चौथा 1973 से 1977 के बीच में हुआ। पांचवें की बात करें तो 2005 से 2009 के बीच और छठा 2014 से 17 के बीच, सातवां 2020 से 23 के बीच और आठवां 2024 से अब तक जो लगातार जारी है वो देखने को मिला है। और अब बात पाकिस्तान। लीबिया हथियार सौदे की जो सवालों में घिर गई है इसकी हम बात करते हैं। पाकिस्तान ने लीबिया के साथ अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा हुआ है, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि $4 अरब का हथियार सौदा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि इससे लीबिया में गृह युद्ध और भड़क सकता है। लीबियन नेशनल आर्मी ने सौदा किया है और इस सौदे में JF-17 लड़ाकू विमान, टैंक पाकिस्तान देगा। इसके अलावा तोपखाने और अन्य आधुनिक हथियारों की डील हुई है। जानकारों का मानना है कि लीबिया में जारी गृह युद्ध में और खून बहेगा। एक रिपोर्ट में यह सौदा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की हालिया यात्रा के दौरान हफ्तार के बेटे मेजर जनरल सद्दाम हफ्तार से मुलाकात के बाद तय हुआ। आसिम मुनीर ने 17 दिसंबर को लीबिया का दौरा किया था, जहां उन्होंने लीबियाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बेलकासिम हफ्तार और डिप्टी कमांडर इन चीफ से मुलाकात की थी। पाकिस्तान ने रक्षा उद्योग के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा निर्यात सौदा है, लेकिन यह सौदा न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन है, बल्कि लीबिया में चल रहे खूनी संघर्ष की ओर लंबा खींचने वाला एक कदम भी है। आपको बता दें कि लीबिया पर 2011 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हथियार प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका उद्देश्य देश में हथियारों की आपूर्ति रोककर संघर्ष को कम करना था। लीबियन नेशनल आर्मी संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सरकार नहीं है, बल्कि एक अलग थलग और विद्रोही सैन्य गुट है। ऐसे में उसे हथियार देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की सीधी अवहेलना है।
और वहीं ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। रूस ने यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 1 की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस के भीषण हमले के बाद यूक्रेनी शहर में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हुई और इससे राजधानी कीव अंधेरे में डूब गई। यह हमला ऐसे वक्त हुआ है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की करीब 4 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयास में आगे की बातचीत के लिए आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। हमले के बाद जेलेंस्की ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर कहा, रूस ने 500 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। और वहीं कीव पर हमले के बाद जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस ने कीव में एनर्जी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट कर हमला किया। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन से हमले, कीव के कई इलाकों में जोरदार धमाके, रूस ने 500 ड्रोन से अटैक किया। जेलेंस्की कीव पर 40 से ज्यादा मिसाइल हमले हुए हैं। वहीं जेलेंस्की टारगेट पर ऊर्जा है, नागरिक बुनियादी ढांचा है। जेलेंस्की हमले में 10 से अधिक आवासीय इमारतों को नुकसान हुआ है। डानित्सिया इलाके में 24 मंजिला इमारत में आग लगी है। यूक्रेन के निप्रो शहर पर भी ड्रोन से अटैक हुआ है और हमले के बाद 18 मंजिला इमारत में आग लगी है। तो रूस यूक्रेन को लेकर आपने देखा कि किस तरह की स्थितियां अभी भी बरकरार हैं। ऐसे में क्या होता है आगे, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं नेशन टू नेशन में। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में आम चुनाव नजदीक आते ही छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के भीतर गठबंधन को लेकर गहरा मतभेद उभर आया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी जमाते इस्लामी के साथ संभावित सीट बंटवारे की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। एनसीपी में गठबंधन को लेकर घमासान, जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन संभव, गठबंधन को लेकर पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू। वहीं पार्टी के कई सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। चुनाव सर्वे में बीएनपी आगे है और जमात पीछे। सर्वे के बाद एनसीपी में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। चुनाव सर्वे के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी के भीतर 2 धड़े उभर कर सामने आए। एक गुट जमाते इस्लामी से गठबंधन का समर्थक है तो दूसरा बीएनपी से बातचीत के पक्ष में है। खासकर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी के बाद इस खींचतान के बीच जमात विरोधी धड़े के प्रमुख नेता मीर अरशादुल हक ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। रशादुल एनसीपी के संयुक्त सदस्य सचिव और चटगांव सिटी इकाई के मुख्य समन्वयक थे। वहीं गौरतलब है कि एनसीपी को औपचारिक रूप से फरवरी 2025 में उन छात्र नेताओं ने लॉन्च किया था जिन्होंने 2024 के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था, जिनके चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान के स्वदेश लौटने के बाद अंतरिम सरकार ने सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है और इस पर अवामी लीग ने यूनुस सरकार पर सवाल उठाया है। अवामी लीग ने यूनुस सरकार से पूछा है कि क्या तारिक रहमान देश के कानून से ऊपर है। पार्टी ने बांग्लादेशी कानून का हवाला देते हुए कहा है कि देश में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद नए वोटर रजिस्ट्रेशन पर कानूनी रोक है, लेकिन रहमान का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्ममता से हत्या को लेकर दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी इस हिंसा की निंदा की है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अमेरिकी सीनेटरों ने भी इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
रो खन्ना ने इस हत्या को भयानक बताया है। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर काफी अत्याचार के मामले सामने आए हैं। कई इलाकों में उग्र भीड़ ने हिंसा, तोड़फोड़ की है और घटनाओं को अंजाम दिया है। तो लगातार इस तरह की स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। ब्रिटेन, आपको बता दें कि इस पर ब्रिटेन का क्या टेक है। ब्रिटेन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया है। बंगाली हिंदू आदर्श संघ ब्रिटेन के सदस्यों ने हिंदुओं के लिए न्याय की मांग करते हुए बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले काफी दिनों से राजनीति उथल पुथल वहां पर जारी है। 12 दिसंबर को इनकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी और उसकी मौत के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के मारे जाने के कई मामले सामने आए हैं। और इसी पर हमारे सहयोगी नवल संघ परमार हमारे साथ ढाका से जुड़ रहे हैं। नवल संघ, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखें तो वहां क्या उथल पुथल मची हुई है, कौन किसके साथ जा रहा है, किस तरह का गठबंधन बन रहा है और चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? जी देखिए, तो बांग्लादेश में एक तो जो अवामी लीग शेख हसीना का जो पार्टी है उसको तो बैन कर रखा है। तो जो सबसे बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी काफी सालों से थोड़ा उसमें देखा जाए तो ड्रिफ्ट डिवीजन वगैरह था, लेकिन जब से तारिक रहमान की वापसी की बात हुई और तारिक रहमान वापस आए तब से बीएनपी में ठीक ठाक सब जो डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह होगा और उसके बाद एकजुटता दिख रही है अभी। लेकिन जो नई पार्टी बनी थी नेशनल सिटीजन पार्टी, जो 2024 में शेख हसीना के खिलाफ कोटा मूवमेंट चलाया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसमें स्टूडेंट्स के नेतृत्व वाली पार्टी बनी थी। वो कहीं ना कहीं उनका एजेंडा जो था वो एंटी अवामी लीग एजेंडा था और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के साथ भी उनका जो है झुकाव था। तभी वो जमाते इस्लामिस्ट और जो बाकी फंडामेंटलिस्ट पार्टियां है, रिलीजियस पार्टी बांग्लादेश में है, रिलीजन बेज, उसमें सबसे बड़ी पार्टी जमाते इस्लामी है, इस्लामी आंदोलन वगैरह, तो उनके साथ उनका तालमेल रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान, मूवमेंट के दौरान जब भी प्रोटेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ शेख हसीना के खिलाफ या कहीं पे भी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें वो लोग साथ में थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में बीएनपी अगर वीक रहेगा तो गठबंधन रहेगा। लेकिन जब बीएनपी स्ट्रांग बना है और उसके बाद बीएनपी और एनसीपी के बीच में गठजोड़ के गठबंधन के लिए बातें चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच में बात हो नहीं पाई है। तब जाके एनसीपी और जमात का गठबंधन को लेके मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है। लेकिन जो एनसीपी पार्टी है उसके कई सारे लीडर्स जो है उनका ये मानना है कि प्रोस्पेक्ट उनका जो है जमात के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि जमात वो ऐसी पार्टी है जिसका हिस्टोरिकल ये भी आता है नवल संघ कि अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या वहां पर उनके राष्ट्र में किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पर भी इसको लेकर जो आवाज है वो बुलंद की जा रही है। तो ऐसे में क्या इसका इम्पैक्ट बांग्लादेश में पड़ रहा है? जी, जब भी कुछ वारदातें हुई है और उसका जब इंटरनेशनल फोरम पे माइनॉरिटी के ऊपर जो भी अटैक हुए उनके ऊपर जो बात चलती है या कहीं उनके प्रदर्शन होता है, तो उसका चौक्कस इफेक्ट जो है बांग्लादेश में पड़ता है। उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। कभी कभी जब देखा जाए तो उसकी वजह से पोलराइजेशन, यहाँ के लोगों का ये मानना है कि बांग्लादेश की इमेज खराब हो रही है। और साथ में ये भी है कि उनके साथ साथ जब भी ये ऐसा प्रेशर बनता है तो पुलिस भी सक्रिय है। कहीं ना कहीं यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो नोबेल पुरस्कृत है शांति के लिए, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और उनके समय में जब बांग्लादेश में इतने सारे जो है अपराध होते हैं, माइनॉरिटी रिलेटेड अपराध, मीडिया को ऊपर आतंक होता है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर बनता है। तो वही प्रेशर की वजह से अभी जैसे दीपू चंद्र दास के केस में 18 लोगों का अरेस्ट हुआ है। ये जो प्रेशर बन रहा है क्या इसका असर भी कुछ दिखाई दे रहा है नवल संघ? क्या जो ये जो प्रेशर बनाया जा रहा है इंटरनेशनल फोरम से, क्या उसका असर भी कुछ नजर आ रहा है? जमीनी हकीकत क्या कहती है? क्या उस तरह की स्थितियां हैं वहां पर? यस, इंटरनेशनल जो प्रेशर बना है उसका चौक्कस असर दिख रहा है। तभी तो 18 लोगों का अरेस्ट दीपू चंद्र दास के केस में हुआ है। पहले भी इस निंदा के केस हो या माइनॉरिटी के ऊपर जब भी कुछ अटैक हुआ है तो उसके अंदर इतनी तेजी से कार्यवाही, पुलिस या कार्यवाही कम होती दिखी है। लेकिन इस बार जब एक साथ मीडिया और माइनॉरिटी के ऊपर अटैक दोनों साथ में हुआ तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर बना और उसकी वजह से
जो पुलिस कार्यवाही है उसमें तेजी दिखाई दी और 18 लोगों को अरेस्ट किया है। चलिए, तो उम्मीद की जा रही है कहीं कि ना आगे कहीं भी और प्रेशर भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं और जो साफ तौर पर देखें तो जो मुकम्मल सजा है वो उनको मिलती हुई नजर आए, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम से तो आवाज उठी रही है और उसके अलावा भी अलग अलग तरीके से भी उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल सिंह परमार, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब खबर वेनेजुला से। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई है। साथ ही मादुरो ने अमेरिका के सामने एक शर्त भी रखी है। मादुरो ने कहा है कि अमेरिका को वेनेजुला के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बंद करना होगा। मादुरो ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुला सरकार को जानबूझकर बदनाम कर रहा है। मादुरो ने अमेरिका पर वेनेजुला के संसाधनों को लूटने की कोशिश का भी आरोप लगाया। 5 साल के गृह युद्ध के बाद म्यांमार में चुनाव हो रहे हैं। आज आम चुनाव के पहले चरण में मतदान में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। म्यांमार का पिछला आम चुनाव नवंबर 2020 में हुआ था। राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद के मुताबिक आम चुनाव में कुल 1183 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। पिछले चुनावों की तुलना में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है, जो 2020 में 908 थी। म्यांमार में आम चुनाव 3 फेज में होने हैं। दूसरे चरण में 11 जनवरी 2026 को और तीसरे चरण में 25 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। आम चुनाव के लिए पूरे देश में कुल 21,517 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। संसद सदस्यों के लिए नतीजे घोषित होने के बाद नई संसद राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में राजनीतिक तनाव के बीच संसदीय चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। 5 मार्च को होने वाले चुनावों को लेकर नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ अहम बैठक की। काठमांडू में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के समन्वयक पुष्प कमल दहल प्रचंड शामिल हुए। ये पहला अवसर था जब प्रधानमंत्री कार्की के साथ इन नेताओं ने सीधी मुलाकात की। इस दौरान UML और नेपाली कांग्रेस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई और सुरक्षित चुनावी माहौल बनाने पर जोर दिया। वहीं सरकार के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने बताया कि बैठक में शामिल नेताओं ने चुनाव में भाग लेने पर सहमति जताई है। ताइवान की बात करते हैं। ताइवान में कल रात इलाम से 32 किलोमीटर दूर लगभग 7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके पूरे देश में महसूस किए गए। वहीं सरकार ने बताया है कि भूकंप से किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुछ जगहों पर इमारतों को मामूली नुकसान की खबरें सामने आई हैं। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में निवासियों से संभावित भूकंप के बाद के झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया। तो दुनिया भर की तमाम खबरें हमने आपको दिखाई नेशन टू नेशन में। तो इसी के साथ फिलहाल नेशन टू नेशन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।